स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का जैविक आधार क्या है। कंटेंट है इसका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और एंडोक्राइन सिस्टम। देयर आर 193 species of monkeys and apes. 192 of them are covered with hair. The exception is the naked ape, self-named Homo sapiens. This is a beautiful quotation by Desmos Morris. ये कहते हैं कि इस दुनिया में 193 स्पीसीज है monkeys and apes की, और उनमें से सिर्फ ह्यूमन बींग को छोड़ के बाकी सबका शरीर बालों से ढका हुआ है। इवोल्यूशन दिया था चार्ल्स डार्विन ने, एंड डार्विन वही व्यक्ति है जिन्होंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग के जो एंसेस्टर्स है वो एप्स हैं। इवोल्यूशन रेफर्स टू ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन अ स्पीसीज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एडेप्टेशनल डिमांड्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। इन्होंने यही बताया था कि जैसे कि पूंछ की अगर ज़रूरत नहीं थी तो हज़ारों सालों में इंसान की वो पूंछ ख़त्म होती चली गई धीरे धीरे, तो इंसान अपने आप को अडेप्ट कर पाया इस संसार में, और जो स्पीसीज अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाई वो धीरे धीरे दुनिया से लुप्त हो गई। तो ये इवोल्यूशन थ्योरी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर्मूला। वही सर्वाइव करेगा इस दुनिया में जो फिट होगा एनवायरनमेंट के लिए। थिंक अबाउट द कोरोना वायरस, अभी वही इंसान सर्वाइव करेगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और जो अपने आसपास सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीता है, सेल्फ कंट्रोल रखता है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेस्ड अपॉन द इम्यूनिटी इन करंट सिनेरियो। एंड फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड कॉन्ट्रीब्यूट इट्स जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उसके जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी हेल्प करेंगे एडेप्टेशन के लिए। मॉडर्न ह्यूमन के 3 बेसिक फीचर्स हैं जो कि उसको उसके एंसेस्टर से अलग करते हैं। सबसे पहला कि एक ऐसा ब्रेन है जो कि थोड़ा बड़ा है बाकी स्पीसीज़ के तुलना में, और डेवलप्ड ब्रेन है जो कि कॉग्निटिव फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। कॉग्निटिव फंक्शंस में आते हैं आपके परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। सेकेंड है एबिलिटी टू वॉक, 2 पैरों पे चल सकता है अपने आप, और वो भी सीधे सीधे खड़े होके। अ फ्री हैंड विद अ वर्केबल अपोजिंग थंब, एक फ्री हैंड है जिससे वो फ्रीली काम कर सकता है, और उसका जो थंब है वो उसके ऑपोजिट है। जो वेट है ब्रेन का वो 2.35% है टोटल बॉडी वेट के, और जो कि सभी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा है। सेकेंडली, द ह्यूमन सेरिब्रम इज मोर इवोल्व देन अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जो इंसान का सेरिब्रम है वो सबसे ज़्यादा इवोल्व है बाकी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से। जैसे फ्रंटल लोब, जो माथे के साइड आपकी जो फ्रंटल लोब होती है वो बाकी जितने जानवर हैं उन सबसे बड़ा होता है। 12 बिलियन न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान के नर्वस सिस्टम में 12 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इंसान के जो ब्रेन का वेट होता है दैट इज़ नॉट प्रपोर्शन, अभी मैंने जो बात की थी वो प्रपोर्शनेट टू द बॉडी वेट है, दैट इज़ 2.35%, लेकिन ब्रेन का जो हेल्दी ब्रेन का वेट होता है 1.3 kg होता है अप्रोक्सीमेटली। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल्स या बेसिक यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, विच पोजेसेस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन। न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं और उसको आगे नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में चेंज करके। नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन्स अभी हमने बताया था। इसके 2 टाइप्स है बेसिकली, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं, हम फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो यूनिपोलर बायोपोलर होते हैं जिसमें कि एक्सोन दोनों तरफ होता है, बीच में सेल होता है, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए बिहेवियर में वो है सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन को हम बोलते हैं, आप ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, सेम, SAME, सेम। सेंसरी न्यूरॉन इज एफरेंट नर्व्स एंड मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट नर्व्स। ये बस याद रखना कि इनको FE जहाँ आ जाए वो मोटर न्यूरॉन से संबंधित है, और जहाँ A आ जाए एफरेंट नर्व्स, दैट इज रिलेटेड टू द सेंसरी, मीन्स सेंसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और मोटर न्यूरॉन्स में मसल्स और ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन।
सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस, जो कि सोमा में होता है और सोमा होती है सेल बॉडी। देन डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स इसलिए क्योंकि ब्रांचेस की तरह होती है। इसके बाद आता है एक्सोन। एक्सोन आपका जहाँ एक्सोन का एरो लगा है यहाँ से लेके और एक्सोन टर्मिनल तक एक्सोन होता है, बस लास्ट में एक्सोन टर्मिनल आर टर्मिनल बटन्स ऑल्सो यू कैन से। इसके बाद माइलिनेटेड शीथ, जो कि प्रोटीन होता है न्यूरॉन के ऊपर। सचवान सेल्स, जो कि इनके ऊपर ही होते हैं छोटे छोटे। और इसके बाद ग्लिया सेल्स भी होते हैं, जो कि न्यूरॉन तक जो हमारा ये होता है न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। नोड्स ऑफ रेनवीर, जो ये बीच में एक्सोन के ऊपर माइलिनेटेड शीथ के बीच में छोटा सा एक गड्ढा सा होता है, दैट इज नोड ऑफ रेनवीर। इन्फॉर्मेशन, जो नर्व इम्पल्स होती है उसकी बात करेंगे कि कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है किसी भी न्यूरॉन में। इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व इम्पल्स। व्हेन स्टिमुलस एनर्जी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद रिसेप्टर्स, इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट। जो नर्व पोटेंशियल है या नर्व इम्पल्स है, जब वो स्टार्ट होती है, अगर फॉर एग्जांपल की जो स्टिमुलस एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द नर्व इम्पल्स, कोई नर्व इम्पल्स स्टार्ट नहीं होगी। और अगर स्टिमुलस एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रोंग है, इफ़ द स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली स्ट्रोंग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर जनरेटेड एंड कंडक्टेड टुवार्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द स्ट्रेंथ ऑफ द नर्व इम्पल्स हाउएवर डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस दैट स्टार्टेड द इम्पल्स। ये मत सोचेगा कि स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करेगा कि नर्व इम्पल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि अच्छा बहुत ज़्यादा शोर, कुछ लोग ऐसा होता है बहुत शोर शराबे में भी सो जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंसंट्रेशन ऑल्सो, देर आर अदर फैक्टर्स। आप जिन चीज़ों पे ध्यान देते हो उनकी वजह से भी नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो सकती है। इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है, कोई आपकी बुरी मेमोरी है, वो चीज़ें आपको याद आ गई। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ कोरोना वायरस से बैठे बैठे किसी को एंग्जाइटी हो गई, तो नर्व इम्पल्स विल स्टार्ट विद द स्टिमुलस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो नर्व इम्पल्स के लिए स्टिमुलस की स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है। और नर्व फाइबर ऐसे काम करता है, ऑल और नन प्रिंसिपल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगर नर्व रिस्पॉन्ड करेगी तो कंप्लीटली करेगी, अगर नहीं करेगी तो बिल्कुल नहीं करेगी। और जो स्ट्रेंथ है नर्व इम्पल्स की, वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगी। अगर उसका माइक्रोवोल्ट जितना भी उसका चार्ज है न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स का, वो सेम रहेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड। सो दिस इज अ कांस्टेंट। अब दो चीज़ें आती है, नर्व इम्पल्स का ही पार्ट है ये, व्हाट इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब है जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट फेज में होता है, व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट फायरिंग, इसको फायरिंग न्यूरॉन बोलते हैं। द चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, दैट इज -70 माइक्रोवोल्ट, दिस इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। बट व्हेन अ न्यूरॉन इज फायरिंग, द चार्ज डिफरेंस चेंजेस टू बिकम स्लाइटली पॉजिटिव, दैट इज 30 माइक्रोवोल्ट, एंड दिस इज नोन एज द एक्शन पोटेंशियल। तो 30 माइक्रोवोल्ट का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक 11th होल की बहुत पुरानी बुक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की, उसमें इसको दिया गया है -70 टू +40 माइक्रोवोल्ट तक चार्ज होता है नर्व इम्पल्स का। अब बात करेंगे साइनैप्स की। साइनैप्स होते हैं, जो मैंने आपसे पीछे किया था, टर्मिनल बटन, जहाँ एक्सोन ख़त्म होता है टर्मिनल बटन, और उससे अगर नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट है, दोनों के बीच में जो गैप है वो ये गैप है जिसको जूम करके दिखाया गया है। साइनैप्स, साइनैप्स का मतलब ही गैप होता है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो नेक्स्ट डेंड्राइट को जा रही है। एक्सोन टर्मिनल है ऊपर वाला जो येलो में है, और जो ग्रीन है वो है डेंड्राइट नेक्स्ट सेल का। साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो गड्ढा है ये बीच में गहरी है, और इसमें से ही प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे की तरफ धकेला जाता है, और इसमें री अपटेक पंप काम कर रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर विल बी गोइंग विद द हेल्प ऑफ री अपटेक पंप, और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इन द डेंड्राइट प्रेजेंट। और कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और उसके बाद से न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है हमारे नर्वस सिस्टम का? नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा आपका ANS एंड SNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में सेंसरी एंड मोटर नर्व्स,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और एंडोक्राइन सिस्टम इन सारे सिस्टम को जोड़ता है आपस में। सबसे पहले हम करेंगे PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप देखेंगे कि बॉडी में जो पूरी पेरिफ्री के साथ रिलेटेड होते हैं, इसके फंक्शन क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सबसे पहला, कनेक्ट्स दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन्स, लिम्स एंड स्किन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन से जोड़ता है, लिम्स से और स्किन के साथ जोड़ता है। कैरीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है और उसके तरफ लेके आता है। अलाउज द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू रिसीव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द एरियाज ऑफ द बॉडी। और ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो भी इंफॉर्मेशन है रिसीव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, पेरिफ्री तक लेके जाता है। रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। हार्ट बीट और ब्रीदिंग जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है। इसमें आते हैं आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स की हम बात करेंगे। क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 होती है जो कि ब्रेन में होती है। फर्स्ट इज ओल्फैक्ट्री, देन ओक्यूलोमोटर, सेकंड इज ऑप्टिक नर्व, थर्ड इज ओकुलोमोटर, देन आपका ट्रोक्लियर, इसके बाद ट्रीजिमिनल, इसके बाद आपकी 6th है एब्ड्यूसेंस, इसके बाद आपकी आएगी फेशियल नर्व, देन वेस्टिबुलो कोक्लियर, ये है आपकी 8th, देन ग्लासोफ्रेंजियल, देन हाइपोग्लॉसल, वेगस एंड एसेसरी इज दिस वन 11th। अब क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस और ये नर्व किस टाइप की है, वेदर इट इज सेंसरी, वेदर इट इज मोटर नर्व। इसमें आपके आ जाएंगी ऑल्फैक्ट्री, सेंसरी है और स्मेल के फंक्शन को, स्मेल इज द फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्शन। ऑप्टिक विजन से रिलेटेड है तो सेंसरी नर्व है। ओकुलोमोटर, मोटर है तो ये मोटर है, इसमें लिखा ही है कि मोटर है ओकुलोमोटर। मोस्ट आई मूवमेंट, मैक्सिमम आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है ये। इसके बाद है ट्रोक्लियर, ये भी मोटर है, मूव्स आई को मूव करती है। ट्रिजिमिनल बोथ फेस सेंसेशन एंड मैस्टिकेशन। एब्ड्यूसेंस मोटर है, एब्डक्ट्स दी आईज। फेशियल है बोथ फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट। वेस्टिबुलो कोक्लियर हियरिंग एंड बैलेंस बनाती है। आपने देखा होगा कई बार लोग घूमते या चक्कर काटते तो उनको कान में जो ये वेस्टिबुलो कोक्लियर है इसकी वजह से चक्कर भी आ जाते हैं, तो ये सेंसरी है, हियरिंग और बैलेंस का काम भी करती है। ग्लासोफ्रेंजियल बोथ टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स। वेगस भी बोथ गैग रिफ्लेक्स, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। एसेसरी इज ए मोटर नर्व, सोल्जर श्रग, हाइपोग्लॉसल, स्वेलोइंग एंड स्पीच। अब बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स की। इनके 31 सेक्शंस होते हैं, 31 होती है टोटल, और इसमें जो पेयर्स में होती है, सबसे पहले हम देखेंगे जो सर्विकल नर्व्स होती है 8 पेयर्स, देन थोराकिक, लुम्बर, सैक्रल एंड कोकिजियल 1 पेयर, ये 31 टोटल होती है। अब इनके जो फंक्शंस है एरिया वाइज कलरफुल में देखिएगा आप राइट हैंड साइड। सर्विकल जो नर्व होती है वो हेड एंड नेक की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, डायफ्राम को, डेल्टोइड्स को, बाइसेप्स को, रिस्ट को, ट्राइसेप्स को एंड हैंड्स को। दिस इज द रेड एरिया, ये होती है 8 हमारी 8 पेयर्स में। इसके बाद थोराकिक नर्व्स आ जाती है जो कि चेस्ट मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करती है। लुम्बर नर्व्स लेग मसल्स को, ये होती है 5 इन पेयर्स। इसके बाद आती है 5 पेयर्स ऑफ सैक्रल नर्व्स जो कि बाउल मूवमेंट, ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं यहाँ पे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए यूज़ होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो स्ट्रेस में हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के टाइम ट्रिगर हो जाता है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डायलेट पुपिल, आंखें फैलना, स्ट्रेस होता है। आप जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एस से शुरू होता है उसको रिलेट कर लीजिए। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के टाइम पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। पैरासिम्पैथेटिक, जैसे ही स्ट्रेस के टाइम हमें सिंपैथी चाहिए तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो रिमेंबर, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है।
अब ये आपके सब के सब इसके लोकेशन और फंक्शंस आप याद कर लीजिएगा। डायलेट पुपिल, इनहिबिट सैलिवेशन, इंक्रीज हार्ट बीट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। रिलैक्स एयरवेज, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टोमक, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इनहिबिट गॉल ब्लैडर, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन्स, secrete epinephrine and norepinephrine, relax bladder, promote ejaculate and vaginal contraction. These are related to the sympathetic nerves. Parasympathetic nerves में constrict pupil, stimulate saliva, slow heartbeat, constrict airways, stimulate activity of stomach, inhibit release of glucose, stimulus gallbladder, stimulus inactivity of intestine, contract bladder, promote erection or of genitals. आप 2-3 बीमारियों के मैं आपके सामने नाम लूँगी जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे अस्थमा में कुछ लोग उसका जो बेस है वो साइकोलॉजिकल मानते हैं। एक इंसान जो अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता है किसी के साथ, तो उसकी जो चोकिंग होती है गले में, क्योंकि जो आप इसमें देखेंगे सेकंड नंबर पे इनहिबिट सैलिवेशन, सलाइवा जो है वो इनहिबिट होता है, गला सूख जाता है इंसान का। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर उसको रेस्ट और डाइजेस्ट कराने में सफल हो जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है सलाइवा को और इंसान अस्थमा से बच जाता है। इसलिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी, पहले हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो फिर माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज हार्ट बीट, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, फाइट और फ्लाइट, इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। एंग्जाइटी हो जाती है, उसमें भी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। और स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। सेकंड तरफ है स्लो हार्ट बीट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, अडल्ट जो ब्रेन है वो 1.36 kg का होता है और साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का साइज है वो 16 साल तक बढ़ता है, 16 ईयर्स तक। न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। हावेवर द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट द ब्रेन इज़ नॉट इट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बट इट्स एबिलिटी टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट। सिर्फ हम इसके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से नहीं जानते हैं इसको, हम ये भी देखते हैं कि इसकी जो एबिलिटी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर और थॉट्स को कंट्रोल करती है। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस आता है, मिड ब्रेन हो गया, एंड देन हाइंड ब्रेन में आपका पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम को हमेशा याद रखना। सेरिब्रम जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरह जो हमारा ये पूरा ऊपर का हिस्सा है, जो कि आगे हम लोब्स में भी करेंगे, इससे नेक्स्ट में करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और पुराने टाइम पे इसको सेरिब्रम ही बोला जाता था। और जो सेरिबेलम है दैट इज़ लाइक एक फिस्ट की मुट्ठी के आकार का होता है जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। सो नेवर बी लाइक कन्फ्यूज इन दीज 2 वर्ड्स, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब मेन तो एरिया यही है जो कि हमें बाकी स्पीसीज से अलग करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इसके होते हैं थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इमोशंस एंड बिहेवियर को कंट्रोल करना, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। 2 पैरेलल एरिया है जो कि फ्रंटल लोब के पीछे है, जो रेड और ये एक ऑरेंज एरिया में सेंसरी कॉर्टेक्स है और मोटर कॉर्टेक्स है। तो मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन भेजता है हमारे मसल्स तक, और सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन सेंस करने के लिए आती है वो सेंसरी कॉर्टेक्स तक आती है। पैराइटल लोब, इट इज़ रिलेटेड टू द परसेप्शन, मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड, इवन अर्थमेटिक एंड स्पेलिंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू द पैराइटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब आँखों के लिए सीधे जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन आइज़ के थ्रू विजुअल एरिया तक लेके आती है, दैट इज़ अप टू द ऑक्सीपिटल लोब। टेम्पोरल लोब, इसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज में जो 2 चीज़ें याद रखना, एक ब्रोका एरिया होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन लोगों में, लेफ्ट ब्रेन में होता है सॉरी, और उनको लेफ्ट ब्रेन पीपल भी बोला जाता है हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन में। और उसमें ब्रोका एरिया और वर्निक एरिया, वर्निक एरिया हमारा काम करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए, और ब्रोका एरिया मोटर मूवमेंट के लिए, वोकल बोलने के लिए।
लिम्बिक सिस्टम, ये इंटरनल पार्ट है ब्रेन का। इसमें आपके आ जाएंगे, एक तो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। वैसे इमोशंस में भी हम लास्ट वाले चैप्टर में करेंगे इसको दोबारा से, अभी आप देख लीजिए। हाइपोथैलेमस में होम्योस्टैटिस, बैलेंस की हम बात करते हैं। थैलेमस में रिले इन्फॉर्मेशन, और एमेगडाला इमोशंस का मेन सेंटर है। एमेगडाला बादाम की शेप का होता है, छोटा सा। हिप्पोकैम्पस है, हिप्पो की तरह से बड़ा सा होता है और मेमोरी कन्वर्ट या न्यू मेमोरीज में काम करता है। कॉर्पस कोलाजम, ये कनेक्शन है लेफ्ट और राइट ब्रेन का, और इसका कुछ मीनिंग इस तरह का ही होता है कि एक बहुत ही मजबूत चीज़ है जो दो चीज़ों को जोड़ने वाली है। अब बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बाद सेकंड पार्ट की, दैट इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज लॉन्ग, थिन, टेबुलर स्ट्रक्चर made up of nerve tissues which extends from the medulla oblongata in the brainstem and another is free at the tail end। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो लंबी, पतली सी, टेबुलर स्ट्रक्चर्स की तरह होती है, नर्व टिश्यूज से बनी होती है। अच्छा, मुझे एक बहुत साल पहले मेरी एक टीचर ने बताया था, जब वो हमें पढ़ाती थी, बड़े अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने हमें, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, डॉक्टर दीप्ति मैम है। उन्होंने बताया था कि जो हमारी स्पाइनल कोड का कलर होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, स्पाइनल कोड का जो कलर है वो वाइट होता है और ब्रेन का पिंकिश ग्रे होता है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल बॉडी एंड द एक्सोन्स कलर। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्पाइनल कोड जो होता है उसका कलर वाइट होता है बाहर की तरफ से। इट्स स्ट्रक्चर ऑल अलोंग इट्स लेंथ इज सिमिलर, और स्पाइनल कोड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी लेंथ में सेम होता है। It encloses the central canal of the spinal cord which contains cerebrospinal fluid, और स्पाइनल कोड के बिल्कुल मिड में जो फ्लूइड होता है उसका नाम है cerebrospinal fluid। इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, दीज आर दी फंक्शंस। फर्स्ट, मूव, वी कैन मूव, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं, रिफ्लेक्सेस हमारे इसी से रिलेटेड होते हैं। फील हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, वाइब्रेशन फील करना, शार्पनेस फील करना और डल सेंसेशन फील करना। सेंस the position of your arms and legs, control blood pressure, heart rate and body temperature, इन सबको भी कंट्रोल कर सकते हैं। control bodily functions such as breathing, urination, peeing and bowel movements। इसी वीडियो में जो पहले मैंने आपको स्पाइनल नर्व्स बताया था उसमें जो सारे फंक्शंस है वही सारे फंक्शन स्पाइनल कोड भी परफॉर्म करती है, दिस इज द सेम। अब बात करेंगे ब्रेन स्टेम से ये जुड़ी होती है और नीचे वाला जो एंड है वो आपका फ्री होता है। स्पाइनल कोड में इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आप देखिए साइड में, इसमें एक एच शेप में, ये बटरफ्लाई शेप में जो है बीच में ग्रे कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इट इज एच शेप्ड। स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन व्यू आप देख सकते हैं, अगर इसको काट के हम देखेंगे तो दिस इज वन व्यू यू कैन सी। सेंसरी नर्व पाथवे जो है हमारी सेंसरी रूट है वो पोस्टीरियर रूट है, पीछे की तरफ से है, और मोटर है वो एंटीरियर है, तो मतलब ये जो स्पाइनल कोड का अंदर वाला हिस्सा है जो बॉडी में अंदर की तरफ होगा। और स्पाइनल कोड स्ट्रक्चर में मोटर पाथवेज एंड स्पाइनल नर्व्स, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व्स, एक इंटर न्यूरॉन है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, डोर्सल रूट सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके आती है, और जो हमारा वेंट्रल रूट है उससे मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। एक इंटर न्यूरॉन है जो दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है, और एक और एरिया होता है जो कि सीधा ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। स्पाइनल नर्व अटैच टू द स्पाइनल कोड विया ए वेंट्रल एंटीरियर रूट एंड डोर्सल पोस्टीरियर रूट। द डोर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि एफरेंट होते हैं, सेम वर्ड दोबारा याद कर लीजिए, SAME, बार बार हमें स्पाइनल कोड में याद करना पड़ेगा, विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। The neuron attaches to the interneuron which bridges a connection between the sensory and motor neurons। जो ये इंटरन्यूरॉन है ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है दैट अकर्स वेरी क्विकली आफ्टर इट्स स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टिमुलेशन। VEMDAS, वेंट्रल एफरेंट मोटर, और डोर्सल रूट पे कौन सा होता है, सेंसरी एंड एफरेंट, सेम, और वेम दास करके भी याद कर सकते हैं। मोटर नर्व्स जो कि हमारा वेंट्रल रूट होता है। द रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ब्रेन।
ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाने से पहले ही रिफ्लेक्स जो फंक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जो इससे पहले बटरफ्लाई में हमने किया था। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ को गर्म कुछ लग जाता है तो आप फट से हाथ पीछे करते हैं, लेकिन जो गर्म की सेंसेशन है वो ब्रेन तक भी साइमल्टेनियसली पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले हाथ पीछे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके मोटर न्यूरॉन्स की एक्शन के लिए आया है वो ब्रेन से कमांड आया है। नो, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रिफ्लेक्स। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? थिंक इन डे टू डे लाइफ, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, whenever any object suddenly comes near our eyes, our eyelids blink. Reflexes serve to protect the organism from potential threats and preserve life. Through several reflex actions are performed by our nervous system. जैसे कोल्ड और हॉट का एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब रिफ्लेक्स एक्शन को आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले एक रिसेप्टर है जो स्किन है हमारा, यहाँ पर रिसेप्टर है। एक पिन अगर चुभ जाती है आपके हाथ में या पैर में, सेंसरी न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू लेके जाता है। गैंग्लियन होता है बंडल, गुच्छा सेल्स का। इसके बाद वो उसको अंदर की तरफ लेके जाता है, और जो इंटर न्यूरॉन है दैट इज़ गिविंग कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद वेंट्रल रूट से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मसल्स अपने मतलब जो भी हाथ है उसको पीछे की तरफ खींच लेते हैं। दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स। अब ये वाइट मैटर बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है और ग्रे मैटर अंदर है। इट मीन्स जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी कलर है स्पाइनल कॉर्ड का दैट इज वाइट। रिफ्लेक्स एक्शन का एक और एग्जांपल है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अराइवल ऑफ द स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। इसके बाद सेकंड स्टेप एक्टिवेशन ऑफ ए सेंसरी न्यूरॉन, डोर्सल रूट से गया, और इसके बाद वेंट्रल रूट से इन्फॉर्मेशन जब आ रही है, जो ये इंटरकनेक्शन न्यूरॉन है ना, इसका एक और फंक्शन देख लीजिए, साइमल्टेनियसली ब्रेन को भी रिले कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन। सेंसेशन रिलेट टू द ब्रेन बाय कोलेट्रल न्यूरॉन्स। जो इंटर न्यूरॉन है उसी के साथ जुड़े हुए जो कोलेट्रल है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, लेकिन एक्शन उससे पहले हो चुका होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज समथिंग लाइक स्पाइन इंजरीज में इंसान की हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है। एंडोक्राइन सिस्टम। Endocrine system is a network of glands in your body that make the hormones that help cells talk to each other. हार्मोन्स का नाम सबने सुना है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन शूट कर गए, मतलब क्या होता है हार्मोन्स में। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली सभी ऑर्गन्स के साथ, मसल्स के साथ, ग्लैंड जो भी हमारे अभी तक हमने पीछे किया है सभी के साथ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी सेल, ऑर्गन एंड फंक्शन इन योर बॉडी। दे सीक्रीट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस, उसको हार्मोन बोलते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती है वो जो प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हार्मोन्स बोला जाता है, जो कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इसमें कोई डक्ट नहीं होती है। अब डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है? डक्ट का मतलब है जैसे आंसू आते हैं तो एक छोटा सा वहाँ पे होता है, और हमारी स्लाइवा है तो स्लाइवा में भी डक्ट होती है जिसमें से निकलता है, या पसीना है स्किन में से तो वहाँ डक्ट होती है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें से कुछ निकल रहा होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, मतलब ये डायरेक्ट ही सिक्रीशन को स्पेसिफिक प्लेस में डायरेक्ट ही ये रिलीज कर देती है बॉडी में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले ये ब्रेन में होती है, मटर के दाने की तरह अलग से लटकी हुई दिखाई देती है स्ट्रक्चर में। ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ द लीडर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। इसके बाद आती है थायराइड, ये भी एच शेप में होता है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो इसका हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, एंड ये भी ग्रोथ में बैलेंस के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों का अगर थायराइड कम या ज़्यादा हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाता है, या फिर हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, तो वेट में इम्बैलेंस हो जाता है। पैराथायराइड, पैराथार्मोन निकलता है इसमें से, और जो ये हार्मोन है कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी को। इसके बाद है एड्रिनल
एड्रिनल से एड्रिनलाइन शूट करता है, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत यूज़ करते हैं इस वर्ड को, एड्रिनलाइन शूट कर गया। बॉडी को इमरजेंसी के लिए बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी करता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इंसुलिन, जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन से हमारे ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है। अभी थोड़े दिन पहले पैनक्रियाटिक कैंसर से एक अभिनेता की डेथ भी हो गई है और वो रेयर कैंसर फॉर्म है इरफान खान की। सो दीज आर रिलेटेड टू द इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। दूसरा है ओवरीज, ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है गोनैड्स। गोनाड्स सेक्सुअल जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों को लिए कलेक्टिवली गोनाड्स वर्ड यूज़ करेंगे हम, और अलग अलग से तो इसमें दिखाई दिया है आपको, दिस इज देयर आर डिफरेंट नेम्स एंड दिस इज द समरी। देयर इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट। गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, मेमोरी के जो ट्रेसेस होते हैं वो हमारे ब्रेन में ट्रेस की तरह बन जाते हैं, जो कि परमानेंट मेमोरी स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं, तभी हम अपनी मेमोरी रिकॉल करने लायक रहते हैं। विदाउट ए बैलेंस्ड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स द बॉडी वुड बी अनेबल टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम एंड बिहेवियरल वेलबींग। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में जब चेंजेस आते हैं तो मेल्स में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, मेल्स में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो जो हमारा बिहेवियरल वेलबींग है वो ख़राब हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम नहीं बन पाता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ड्यूरिंग अवर ग्रोथ। विदाउट द इंक्रीज सिक्रीशन of hormones during the times of stress, we would not be able to react effectively to potential dangers in our environment। और अगर हमने अपने जो हार्मोन्स हैं स्ट्रेस के टाइम पर इनमें इम्बैलेंस हो गया, सो देयर विल बी अ मास चेंज इन आवर बॉडी, और एक डेंजर हो जाएगा, हमारी लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही, एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग खतरनाक हो सकते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी to maintain the equilibrium in our behavior and to control our emotions also. Thank you very much, and we'll go for the next part in the next video. Please comment if you'd like this video.